जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज से पॉलिटी का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें डेली बेस पर हम लोग पॉलिटी को बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसा कि आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान का परिचय पत्र है। और इस प्रस्तावना को अनेक लोगों के द्वारा अलग अलग बात कहा जाता है। जैसे पलखी वाले साहब क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। वही हम आगे बात करते हैं ठाकुर प्रसाद भार्गव के बारे में। ये बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आगे देखते हैं कि के एम मुंशी ये भी बोलते हैं कि प्रस्तावना जन्म कुंडली है। प्रस्तावना है क्या, पूर्ण रूप से समझेंगे। प्रस्तावना आप सभी लोगों को याद होगा, और ना भी याद होगा तो वहाँ जाके क्या कर लेंगे, प्रस्तावना गूगल से सर्च करके प्रस्तावना लिख कर एक दो बार पढ़ लेंगे, ताकि इसको पढ़ने में आपको आसान पड़ेगा। प्रस्तावना अगर पूरे आपको याद होगा, याद नहीं तो एक दो बार पढ़े, हालांकि आपको याद होना चाहिए। और प्रस्तावना पूरा आपको याद होगा तो आपको इस क्लास को पढ़ने में मजा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग से हमको क्या सीख मिलता है, क्या बोलता है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संविधान को हम भारत के लोग बनाए हैं या संपूर्ण भारत के लोग बनाए हैं, इसके बारे में कहता है। हमारा प्रस्तावना में ही हमको देखना है क्या क्या पढ़ना होता है। हमारे प्रस्तावना में संप्रभुता के बारे में बात करेंगे, समाजवादी के बारे में बात करेंगे, पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करेंगे, लोकतांत्रिक के बारे में बात करेंगे, गणराज्य के बारे में बात करेंगे। वही हमारी प्रस्तावना में दिया गया न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय यहाँ पर 3 प्रकार का है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहीं पे हमारी प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बारे में तो ये 5 प्रकार के यहाँ पे दिया गया है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसी प्रस्तावना में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसी प्रस्तावना में हमारा दिया गया है समानता। समानता जो है 2 प्रकार के, एक प्रतिष्ठा और क्या है, अवसर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि हम भारत के लोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम भारत क्या बोलते हैं कि भारत के संविधान को भारत की जनता द्वारा बनाया गया और क्या किया गया, स्वीकार किया गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, बैक में थोड़ा चलते हैं कि संप्रभुता, इस चारों के पांचों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे संप्रभुता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो संप्रभुता जो है, संप्रभुता क्या बोलता है कि स्वयं, ये संप्रभु का मतलब ही स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु किसको हम बोल सकते हैं? ऐसा देश जो आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वयं ले, खुद से ले, उसे संप्रभु को कहते हैं। संप्रभु को हमारे प्रस्तावना में 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। क्या क्या? कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता और नामात्र की संप्रभुता। तो कानूनी में हम लोग बात करते हैं तो इसका हेड हो जाता है संविधान। संविधान में इसका व्याख्या किया गया है। वही लोकप्रिय में हम लोग बात करते हैं जनता में कौन हो गया? पीएम। और नामात्र का कौन हुआ करते हैं? तो राष्ट्रपति। जैसे संप्रभुता के बारे में हम लोग चर्चा किए, वैसे हम लोग समाजवादी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इस क्लास को समझ में नहीं आएगा तो शुरुआत में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस नोट्स को, मेरा नोट्स अपना नोट्स है, इस नोट्स को अगर एक बार आप पढ़ेंगे, जैसे आपको लक्ष्मीकांत बुक मिलता है पॉलिटी का, बियर एक्ट मिलता है, आपको दृष्टि का बुक मिलता है, इस सब से आपको बहुत अच्छा खासा इसमें नोट दिया गया है। सबको मिला जुला के नोट किया गया है। चलिए हम लोग समाजवादी के बारे में पढ़ते हैं। समाजवादी में हम लोग देखते हैं एक उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साम्यवाद। तो यहाँ पर देखेंगे समाजवाद है क्या। समाजवाद को ही बोला जाता है पूंजीवाद। इसका जनक बोला जाता है जोहन लोक को ही बोला जाता है समाजवाद। सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर उदारवाद या उसी को पूंजीवाद, ये पूंजीपति बोला जाता है। उदारवादी को ही पूंजीपति बोला जाता है। इसका जनक बोला जाता है जोहन लोक। वही मार्क्सवाद का जन्मदाता को बोलते हैं या जनक को बोलते हैं किसको? तो कार्ल मार्क्स को बोलते हैं
कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। वही समाजवाद के बारे में बात करते हैं तो जनक बोला जाता है लेनिन को। और साम्यवाद हो तो माओ तुत्सुंग हुआ करते हैं, चीन के हुआ करते हैं। तो उदारवाद, उदारवाद के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं क्या है उदारवाद। उदारवाद बोलता है कि अर्थव्यवस्था का वह मॉडल, अर्थव्यवस्था का वह मॉडल जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, नॉर्वे। अर्थव्यवस्था का मॉडल सरकार हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब कुछ उसमें इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकता है। वही हम लोग आते हैं मार्क्सवाद में, वही आते हैं मार्क्सवाद में आते हैं। तो मार्क्सवाद का आता है इसमें संसाधनों को पूंजीपतियों से लेकर मजदूरों में बांट दिया जाता है। मतलब कि मार्क्सवाद साहब का विचार, देखिए मार्क्सवाद हमारे गांधीवाद के विचार मिलता जुलता है। मार्क्सवाद क्या कहते हैं कि जितने संसाधन है, संसाधनों को पूंजीपतियों से लेकर कहाँ मजदूरों में बांट देना चाहिए। वही साम्यवाद के बारे में बात करते हैं, समाजवाद का, जिसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है और उसके माध्यम से समानता ला जा सकती है। जैसे भारत में क्या है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें दो का विचार हुआ करते हैं, गांधी जी का विचार है, एक से मार्क्सवाद का विचार है। दोनों के विचार को मिला कर समाज भारत में बोला जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे थोड़ा चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें दो विचारधाराएं हैं, पहला गांधीजीवाद लिखल है, दूसरा मार्क्सवाद लिखल है। और साम्यवाद के जनक के बारे में तो जान रहे हैं कि चीन का एक व्यक्ति हुआ करते हैं माओ तुत्सुंग के बारे में चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दिया जाता है, तो आगे थोड़ा चलते हैं। देखिए सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहा है, इसमें हम लोग पंथ निरपेक्ष और क्या धर्म निरपेक्ष। तो वास्तव में पहले हम लोग बात करते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म को बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि धर्म क्या है, और नहीं बता सकते तो समझेंगे। धर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस नियम से जीवन धारण करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, धर्म करते हैं। जैसे हिंदू लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग कानून से, अलग अलग नियम से पालन करते हैं जीवन को। उसी इस्लाम में या कोई भी लोग जो अपने जीवन को अपने जीवन को एक अलग धारण से धारण करते हैं। मैंने यहाँ पे बोलना चाहता है कि जिस नियम से जीवन धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो धर्म कहते हैं। देखिए अब यहाँ पंथ क्या है, व्यक्ति पंथ से अलगाव हो सकता है, निरपेक्ष हो सकता है, पंथ से अलगाव हो सकता है, लेकिन धर्म से अलगाव नहीं हो सकता है। किसी न किसी धर्म का करना होगा, पालन करवे करता है। व्यक्ति पंथ से लगाव हो सकता है। धर्म निरपेक्ष क्या है कि धर्म से निरपेक्षता या अलगाव। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने बोल रहा है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता। भारत में राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। सही बात है, लेकिन कह रहा है कि भारत में राष्ट्र का कोई धर्म, देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा सरकार है उस सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। वही आगे नोट में पढ़ते हैं कि पश्चिमी देशों में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वेस्टर्न कंट्री में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे देश में मान्यता नहीं है, मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म संबंधित कोई भी कानून को बना सकता है, हटा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3 तलाक धार्मिक एक आंदोलन था, धार्मिक की आपको परंपरा था। धार्मिक क्या किया गया, 3 तलाक, कोई व्यक्ति बार बार 3 बार तलाक कर देता तो क्या होता कि दोनों में दूरी बन जाते थे। इस कानून को इधर ने क्या करता है, समाप्त किया भारतीय। मैंने कहने का मतलब भारत में कोई राष्ट्र का धर्म नहीं है, लेकिन धर्म हस्तक्षेप कर भी सकता है ना भी कर सकता है। आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक के बारे में बात करते हैं। लोकतांत्रिक अब्राहम लिंकन के द्वारा एक दिया गया था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए पहले थी चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं,
लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक जनता, एक शासन। मतलब रूल ऑफ पीपुल मतलब जनता का शासन। यहाँ पर देखेंगे यही इसी का डिफिनेशन वर्तमान में क्या बोला जाता है, वर्तमान समयों में विकल्पों का होना, चुनने की आज़ादी, स्वतंत्र 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 सरकार के लोकतंत्र है। मैंने कहने का मतलब है कि पहले तो था जनता का द्वारा जनता के लिए, लेकिन इसको पहले बोला जाता है, वर्तमान में बोला जाता है कि उनके पास लोगों के पास एक विकल्प होना चाहिए, जिससे आप क्या कहते हैं सरकार को चुन सकते हैं। नहीं कि आपको आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि एक ही व्यक्ति चुना जाए, आपको विकल्प होना चाहिए, आप अगला को चुन भी सकते हैं ना भी चुन सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा गया है कि वर्तमान समयों में विकल्पों को होना, चुनने की आज़ादी, स्वतंत्र सरकार की लोकतंत्र, यहाँ पर आपको बात कर रहा है। आगे चलते हैं, तीसरे पेज पे आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता है और अप्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे होता है डेमोक्रेसी, और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हम बात कर रहे हैं, देखिए डेमोक्रेसी यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बात कर रहा है, इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जो होता है डेमोक्रेसी, इंडिया में है, अमेरिका में है और बहुत सारे देशों में है। अब ये स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं प्रत्यक्ष। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में है क्या, जहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्यक्ष के बारे में, जहाँ जनता अपनी सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब खुद से चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली उसको दे सकते हैं वोट। और अप्रत्यक्ष में जहाँ जनता अपनी सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हम लोग पीएम को चुनते हैं, पीएम को हम लोग वोटिंग करते हैं नहीं, हम लोग किसको करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है और सांसद का चुनाव होता है। किसको, सांसद का चुनाव करते हैं। सांसद जो होते हैं, बहुत सा सांसद, बहुत से सांसद मिल के एक व्यक्ति को चुनते हैं, पीएम को चुनते हैं, ना कि हम लोग डायरेक्टली पीएम को वोट देते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा है कि भारत में पंचायती स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि यहाँ पर बात कर रहा है, दिखेंगे, ध्यान समझेंगे, यहाँ से ध्यान बोल रहा है कि हमारा देश में, देखिए हमारा देश यहाँ पे लिखा है अप्रत्यक्ष में, सही बात है। प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया और मुख्यमंत्री हो गया, ये सब जो है से हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्ट से हम जिसको चुनते हैं ना उसके द्वारा चुना जाता है, उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन पंचायती स्तर, भारत में पंचायती स्तर पर जो चुनावें होती हैं, उस चुनाव में हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। जैसे मुखिया है, तो मुखिया का हमको चुनते हैं, उसको द्वारा चुना जाता है नहीं, हम डायरेक्ट मुखिया को वोट देते हैं, हम डायरेक्ट वार्ड को वोट देते हैं, हम डायरेक्ट सरपंच को वोट देते हैं, हम डायरेक्ट समिति को वोट देते हैं। ये आपको क्या हो गया, पंचायती स्तर पर जो हो गया ये आपको डायरेक्टली वोट जाता है। तो भारत में दो प्रकार का हो जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अप्रत्यक्ष के रूप में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या है समझेंगे। गणराज्य रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते हैं। जिस राष्ट्र में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो उसे क्या कहते हैं, गणराज्य। जैसे देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं। ब्रिटेन में लोगों के द्वारा चुना जाता है लेकिन वो गणराज्य नहीं है। गणराज्य कहने का मतलब यहाँ दे दिया कि जिस देश में राष्ट्र का चुनाव, जैसे हमारा देश में राष्ट्र मतलब कि हमारा देश में राष्ट्रपति के भी चुनाव होता है, हमारा देश में प्रधानमंत्री के भी चुनाव होता है, इस हो रहा है। जो राष्ट्र जो है हमारा राष्ट्रपति के भी चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। वहाँ पर राजा जो हुआ करते हैं वहाँ हेड हो जाते हैं। देखिए ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख वंश के अनुसार वहाँ चलता है ब्रिटेन में। जबकि यहाँ भारत में क्या होते हैं, राष्ट्र का प्रमुख हमारे राष्ट्रपति चुना जाते हैं। आगे देखिए न्याय के बारे में। न्याय 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 हमारा 3 है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे न्याय के बारे में पीछे, कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं कि न्याय का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, भारतीय प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया। तो देखिए यहाँ पर 1917 में सोवियत संघ की क्रांति से इसको ग्रहण किया गया है। सामाजिक न्याय क्या है पर देख लेते हैं। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ समुदाय, लिंग, धर्म, जाति
के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय का मतलब सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, न कि वो काले हैं गोरे, वो अलग जात है वो अलग जात है, उससे आप धर्म, या वो अलग जाति है वो अलग लिंग के है, इससे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका प्रावधान वो 2-3 जगह दिया गया है। यही अगर हम डीपीएसपी में बात करेंगे, डीपीएसपी में जैसे कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो अनुच्छेद आपको 37 मिलेगा, 38 मिलेगा, 40 मिलेगा, 46 मिलेगा, 47 मिलेगा, 48 मिलेगा। सामाजिक न्याय के प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीपीएससी में सामाजिक न्याय मिलता है। वही अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकार में बात करते हैं तो अनुच्छेद 15, 16, 17 सामाजिक न्याय से मिलती है। वही आर्थिक न्याय के बारे में आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आर्थिक न्याय के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। आर्थिक न्याय के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज का संसाधनों पर समान नियंत्रण हो। संसाधन किसी समुदाय और किसी व्यक्ति के नियंत्रण में ना हो। अर्थव्यवस्था में सबके सहभागी होता है। इसे कहने का मतलब बोल रहा है आर्थिक में कि आर्थिक न्याय का अर्थ करने का मतलब समाज का संसाधनों पर समान नियंत्रण हो। ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा पूंजीपति वाला है, ज़्यादा बड़े आदमी है तो उसका अलग संसाधन पर रहेगा नियंत्रण, और जो गरीब है जिसके पास पूंजीपति नहीं है उसका अलग रहेगा पावर। नहीं, समान व्यवहार होना चाहिए। इसी को आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल 39 के बी, 39 के सी में प्रावधान दिया गया है। जैसे कि जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, पीडीएफ को आपको ग्रहण करना होगा। तो पीडीएफ को ग्रहण करने के लिए आप मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको मिल सकता है। जैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 31 95 08 07। इस पर सिर्फ आप व्हाट्सअप करेंगे तभी मिल सकता है, कॉल इस पर लग नहीं सकता है क्योंकि कॉल नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ से व्हाट्सअप इस पर चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक न्याय क्या बोलता है कि राजनीतिक में सभी व्यक्तियों भागीदारी चुनाव लड़ने और मत डालने में मिलना चाहिए। मत डालने का राजनीतिक न्याय करने का मतलब उसमें सबको भागीदारी होना चाहिए, या महिला हो या पुरुष हो, चुनाव में भागीदारी लेने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए या वोटिंग करने के लिए सबका समान होना चाहिए। तो राजनीतिक भी न्याय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका प्रावधान दिया गया है 324 में, 326 में प्रावधान दिया गया है। आइए हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। हम लोग बोले कि हमारी प्रस्तावना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कौन कौन स्वतंत्रता है इसके बारे में आप जान चुके हैं। जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, वही बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, इस सब के बारे में बात करेंगे। समानता के बारे में बात कर चुके हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा के बारे में सवाल पूछ देता है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में। वही अवसर के बारे में तो अनुच्छेद कितना में है, 16 में। अब आगे पढ़ेंगे 326 में। आगे चलिए आगे देखते हैं बंधुता के बारे में। बंधुता के विचार के बारे में बात करते हैं। बंधुता क्या है। बंधुता मतलब कि भाईचारा, अखंडता, एकता और व्यक्ति की गरिमा से हम लोग बंधुता के बारे में बात करते हैं। ये प्रावधान के बारे में बात करता है कि हमारे संविधान प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे। बंधुता के बारे में अखंडता के बारे में भाग 1 में दिया गया है। एकता के बारे में फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बंधुता के बारे में अच्छे से व्याख्या किया गया है। क्या है बंधुता? भाईचारे की भावना है। बंधुता क्या है? भाईचारे की भावना है जिसे एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करके प्रावधान किया गया है। मतलब कि एकता रखेगा, अखंडता रखेगा, व्यक्ति की गरिमा को मिला के क्या किया गया, बंधुता। वही अखंडता के बारे में बात, तो अखंडता क्या है भाई? अखंडता के बारे में बात कर लीजिए। तो अखंडता किसी देश के लोगों के मध्य भौगोलिक लगाव, संबंध, जुड़ाव ही अखंडता बोला जाता है। कि किसी देश के लोगों के साथ क्या हो गया, भूमि के साथ लगाव हो गया, संबंध हो गया, जुड़ाव हो गया, उसको अखंडता बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग यही बोला जाता है कि भारत को
अखंड देश है, अखंड इसको कभी किया जा सकता है। एकता क्या बोलता है कि देश के लोगों के मध्य मनोविज्ञान लगाव, मतलब कि भावनाओं के लगाव हो गया, मन संतुलन से लगाव हो गया, इसको कभी आप अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। गरिमा, गरिमा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये सब के बारे में अब सब जान चुके हैं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल का आधार कहाँ से मिलता है। प्रियम्बल का आधार उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है। प्रियम्बल का विचार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। और प्रियम्बल की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया। हाँ, ये सवाल आता है कि हमारे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। प्रस्तावना के विचार और प्रस्तावना के भाषा बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से। आइए, प्रस्तावना हमारा है, उस प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कब हुआ है और किस लिए हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तावना संशोधन लिखल है फर्स्ट में कि बेरुवारीवाद, मैंने बेरुवारी का केस हुआ था 1960 में। कि केस में क्या था देखेंगे। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ये बेरुवारी जो थे, बेरुवारी क्षेत्र के लिए क्या हो रहा था कि उसमें संशोधन किया जा रहा था। संशोधन करने के बाद किया जा रहा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्या कह देता है कि नहीं, ये हमारा प्रस्तावना को संविधान के भाग मानवे नहीं किया, तो इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हालांकि बेरुवारी के बारे में, गोकलनाथ के बारे में और केशवानंद भारती के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझेंगे। गोलकनाथ एवं पंजाब 1967 में इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान के व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना है। मतलब गोलकनाथ जब केस आया था, तो इस समय क्या बोला था, भूमि सुधार के लिए गोलकनाथ केस आया था, इसे बोला जाता है। और केशवानंद भारती के बारे में बहुत फेमस है। क्या है केशवानंद भारती के बारे में, थोड़ा सा इतिहास समझेंगे। केशवानंद भारती 1973 में हुआ था। ये बोला जाता है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, और प्रस्तावना को संविधान के भाग मान लिया तो पक्का है कि संशोधन कर देगा। तो यहाँ लिखा हुआ संविधान का भाग माना, जिसमें संशोधन किया जा सकता है। आप संशोधन कर सकते हैं, बोल दिया सर्वोच्च न्यायालय कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक आधारभूत ढांचा बताया कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जिसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बदलाव जो मूल ढांचा है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। हम नए चीज़ को जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पहले लिखा गया है उस मूल ढांचे में आप बदलाव नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसमें नया चीज़ ला सकते हैं। यही प्रस्तावना आपको हुआ करता है। आगे चलते हैं, देख लें यहाँ पर देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। ये एकमात्र जो था संशोधन जिसमें भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अब सवाल पूछता है कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया, कितने बार किया गया, तो एकमात्र है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह सवाल आता है कि हमारे प्रस्तावना में 1942वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, उसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे देखिए, कुछ और केस भी देखने के लिए मिलता है। कौन था? LIC केस भी आपको देखने के लिए मिलता है 1995 में। कुछ खास नहीं था। प्रश्न संविधान का आंतरिक भाग है। इसमें खाली यह प्रावधान मिलता है कि प्रस्तावना जो है ना, संविधान का आंतरिक भाग है। आगे देखिए, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है या न्यायवादी। प्रस्तावना के न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रस्तावना में कोई भी कुछ काम करना होगा, उसके लिए आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें संशोधन किया नहीं जा सकता है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यही चलते तो बोलते हैं पलखी वाले कि प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान की क्या है, परिचय पत्र है। आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बारे में इनको त्रिदेव भी कहा जाता है।
त्रिदेव भी कहा जाता है। ये फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं कि 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए भाई, आपका प्रस्तावना जो था से पूर्ण रूप से प्रियम्बल समाप्त होता है। प्रियम्बल आज हम लोग प्रियम्बल के तक रखेंगे, और इस प्रियम्बल यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ ग्रहण करना होगा, पीडीएफ, तो पीडीएफ ग्रहण करने के लिए आप इस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप मैसेज 9631950807। इस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज आएगा, इस पर मैसेज आएगा, कॉल वगैरह नहीं लगेगा। व्हाट्सअप मैसेज पर आप पीडीएफ मांग सकते हैं, पीडीएफ मांग सकते हैं। कैसा क्लास में लगा, इसके बारे में कमेंट में आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। हो सकता है कहीं समझाने में त्रुटियाँ हो गई तो त्रुटि को आगे सुधारा जाएगा। चलिए, क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।